पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्ते, मेरा नाम अक्षय है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेताओं के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की किस्त जारी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। इस कड़ी में आज उन्होंने एक हत्याकांड का जिक्र किया जो बिहार में खूब चर्चित हुआ था, शिल्पी गौतम हत्याकांड। इसका जिक्र करते हुए उन्होंने अभी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम लिया और यह आरोप लगाया कि तब उनका नाम राकेश कुमार था और इस केस में उनका भी नाम जुड़ा था। क्राइम से जुड़े सीक्रेट्स को खोलने के लिए लाइव सिटीज में हमारे पास ज्ञानेश्वर सर हैं, जो बिहार के सबसे सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं और 3.5 दशकों से जो इनकी क्राइम की रिपोर्टिंग रही, इनके लाल डायरी में कई सारे सीक्रेट्स छुपे हैं। कई अखबारों की कटिंग आज भी इनके पास साक्ष्य के रूप में मौजूद है। तो इस आरोप का सच जानने के लिए सर से हम इस वीडियो में बात करेंगे। सर, आपने वो वीडियो सुना होगा जब ये आरोप लगे जी। आपकी डायरी में क्या लिखा है इस केस के बारे में? देखिए अक्षय जी, आपने ठीक कहा, प्रशांत किशोर का नाम लिया। प्रशांत किशोर बिहार में नए किस्म की राजनीति कर रहे हैं, बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं और जो पुराने नेता हैं, घाघ नेता हैं, उनकी धोती खोल रहे हैं, उनके पायजामे उतार रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात अलग, ठीक है। मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं और वह कहते हैं कि जो मैं कहता हूं उसका प्रमाण उनके पास मौजूद होता है। तो आज इसी कड़ी में देखिए, भ्रष्टाचार की बातें अलग, सम्राट चौधरी की उम्र पर जो विवाद है वह सम्राट चौधरी बताएंगे। सम्राट चौधरी के नाम पर जो विवाद है, सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर जो विवाद है। लेकिन आज प्रशांत किशोर ने कहा कि शिल्पी गौतम कांड में, जिसे आपने हत्याकांड कहा, उसमें इनका भी जिक्र सीबीआई की जांच में संदिग्धों के रूप में आया था और इनसे आवश्यक कार्रवाई की गई थी। तो हमने अपनी लाल डायरी के पन्ने को पलटा, क्योंकि मैं तब क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा था और हमने यह समझने की कोशिश की कि राकेश कुमार, जिनका नाम आज सम्राट चौधरी बताया जा रहा है, क्या सच में शिल्पी गौतम कांड की जांच की जद में थे? इनसे कोई पूछताछ हुई थी? देखिए, हमारी लाल डायरी का निष्कर्ष कुछ और है, लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनौती दी है कि यदि इस मुद्दे पर सम्राट चौधरी अपना स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो मैं डॉक्यूमेंट्स जारी करूंगा सीबीआई जांच का। अब उनके पास कोई दस्तावेज, बहुत ही गोपनीय दस्तावेज है, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन राकेश कुमार, जिसका जिक्र करना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर, वे ही राकेश कुमार हैं जो वर्तमान में सम्राट चौधरी है। इस पर थोड़ा सा संशय मुझे है। देखिए, यह घटना है जुलाई 1999 की और मुझे ठीक से याद है, मैं तब आज अखबार के लिए क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा था और यह भी आपको बताएं कि शिल्पी गौतम कांड की रिपोर्टिंग हमने 4 दिनों के बाद छोड़ दी थी। अच्छा। और हमने इसलिए छोड़ी थी, यह बहुत सेंसिटिव मर्डर केस था और इसमें शामिल जितने पक्ष थे, मैं शिल्पी को भी जानता था, ठीक है ना, शिल्पी जैन को। पटना जंक्शन के पास आज भी कमला स्टोर्स है, उसी परिवार से शिल्पी जैन, और उस समय पटना की ब्यूटी क्वीन कही जाती थी। कहा जाता था कि पटना में इससे सुंदर कोई लड़की है ही नहीं। मिस बिहार भी बनी थी। हाँ, जो भी, ठीक है ना। और पटना के बुद्ध मार्ग में व्हाइट हाउस है, वहां रहा करती थी परिवार के साथ। और गौतम, जिसके पिता डॉक्टर बीएन सिंह लंदन में रहते थे। तो पटना में गांधी मैदान, फ्रेजर रोड कह लीजिए, गांधी मैदान कह लीजिए, ग्रामीण एसपी का आवास हुआ करता था। उसके पीछे ठिकाना था गौतम का, गौतम का बंगला था। कैसे बंगला मिला था यह भी विवादों में है। और उसी गैराज में लाश मिली थी, दोनों की लाश मिली थी, एक मारुति कार में। तो देखिए, तो हमने इसलिए अपने को अलग किया कि मैं शिल्पी को भी जान रहा था, गौतम को भी जान रहा था। इसमें कहीं कोई शक नहीं कि गौतम साधु यादव की जमात में शामिल था और राष्ट्रीय जनता दल की युवा यूनिट से वह संबद्ध था और बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्मार्ट, लेकिन बहुत ही मनचढ़ा था, ठीक है ना। आपको हम एक प्रकरण का स्मरण कराना चाहते हैं। साधु यादव और सुभाष यादव का विवाद तब भी चलता था, ठीक है ना। दोनों 36 के रिश्ते रखते थे, दोनों ही भाई। तो गौतम साधु यादव के साथ और एक और नेताजी जो अब भी हैं और पिछले दिनों उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। हमने पिछले दिनों होर्डिंग देखी
कि वह जनसुराज में शामिल हो गए हैं। अच्छा। वह सुभाष यादव की जमात में थे। अच्छा। और पटना में मोबाइल सर्विस 1997 में शुरू हुई थी। उषा फोन सबसे पहले आया था। 943400 की सीरीज हुआ करती थी। मैं भी शुरुआत 100 लोगों में मोबाइल लेने वालों में था। तो पटना का एनपी सेंटर डाकबंगला रोड में आज भी है, हाँ। वहीं उषा फोन का दफ्तर था। और इसी गौतम से और सुभाष यादव के उस दूसरे किरदार से इतनी तगड़ी भिड़ंत हो गई थी कि मत पूछिए। तो मन चढ़ा भी था। तो मैं शिल्पी को भी जान रहा था, शिल्पी के परिजनों को जान रहा था, गौतम को जान रहा था, और इस केस में जिन लोगों के नाम आ रहे थे उनको भी मैं जान रहा था व्यक्तिगत रूप से। पटना में ही रहता हूं ना। हाँ। साधु यादव तो राजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन और जिन दूसरे लोगों का नाम आ रहा था उनको भी जानता था। और इस केस के जो अनुसंधानक थे उस समय राजकुमार कर्ण गांधी मैदान थाना के थानाध्यक्ष थे, और एमएस भाटिया जो अभी झारखंड कैडर में डीजी लेवल के पदाधिकारी हैं वह सिटी एसपी थे, उनको भी मैं जान रहा था। तो फिर जिस तरीके से इस पर राजनीति शुरू हुई थी, हंगामा शुरू हुआ था, तो मुझे लगा कि इसकी रिपोर्टिंग मुझे नहीं करनी चाहिए। तो हमने अपने को इससे बाहर कर लिया था। लेकिन जो कुछ घटित हो रहा था उस पर हमारी नजर थी। लाल डायरी में मैं कलम बंद कर रहा था, यह भी सच है। जो कुछ हुआ 1999 से लेकर 2003 तक, जब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई, जिसके बारे में आज प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव के दबाव में, ठीक है ना, तो क्लोजर रिपोर्ट लगाई। तो देखिए घटना कैसे है और घटना की जानकारी मुझे कैसे मिली। आपको पता है कि पटना जिला का फतुहा मेरा घर है जी। और मैं पटना रहने को आ गया था। बीच में कुछ दिन खराब हुए थे तो मैं फतुहा चला गया था पटना छोड़कर। अच्छा। क्योंकि पटना में किराया देने के पैसे नहीं थे मेरे पास। लेकिन मैं पटना 1999 में आ गया था, किसी काम से फतुहा गया हुआ था, किसी पहचान वाले व्यक्ति की गाड़ी थी। और जुलाई का महीना 3 जुलाई 1999 की यह बात है। जुलाई का महीना वैसे भी यदि बारिश न हो तो बहुत उमस भरी गर्मी होती है। तो मैं फतुहा से पटना वापस आ रहा था तो अगम कुआं के पास मुझे मोबाइल तो आ ही गया था। मुझे यह जानकारी मिली कि गौतम और शिल्पी की लाश मिल गई है। गौतम और शिल्पी दोनों 2 जुलाई 1999 की रात से शाम से ही गायब थे और उनके परिजन खोज रहे थे। इसके पहले भी यह गायब हुए थे और राजगीर चले गए थे। अच्छा। ठीक है ना। अच्छा। तो हमने पूछा कि लाश कहां मिली। अभी बहुत अखबार वालों को खबर नहीं मिली थी, अखबार का ही जमाना था। तो मालूम हुआ कि गौतम के गैराज में ही लाश मिली है। अच्छा। ठीक है ना। और सफेद मारुति जिसका नंबर हुआ करता था DL1CA 9199, उसके भीतर ही। तो हमने अपने ड्राइवर को कहा कि बहुत तेजी से चलो, और मैं वहां पहुंचा जहां लाश गैराज में। गैराज खोली जा चुकी थी। तो मेरा पहला सवाल था कि यह गैराज खोली कैसे गई और गैराज बंद कैसे था। तो मालूम यह हुआ कि गैराज भीतर से बंद था। और गैराज जब भीतर से बंद था तो फिर गैराज में बाहर से कोई व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, इसकी संभावनाएं कम दिख रही थी। या भीतर बंद करके बाहर निकल सकता है, इसकी संभावनाएं भी कम दिख रही थी। किसी तरीके से गैराज तोड़ा गया था, खोला गया था। और उसी मारुति कार में, सफेद कार में, दोनों की लाश, और दोनों करीब करीब नंगी अवस्था में थे। ठीक है ना। शिल्पी की ब्रा खिंची हुई थी, अंडरगारमेंट्स भी नीचे थे, और गौतम के भी पैंट खुले हुए थे। ठीक है ना। और यह इस बात की गवाही जो कार थी कि उसमें एयर कंडीशनर्स बहुत देर तक चले। तो अब तो हंगामा शुरू हो गया, लोग जुटने लगे। पुलिस ने पहली गलती क्या की कि जब कार के भीतर लाश मिली थी और तब वैज्ञानिक अनुसंधान का बहुत दौर भी नहीं था, पुलिस ने कार को टो करने के अलावा दोनों लाशें बाहर की गई, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाना था, और कार को टो करने के बजाय उसे ड्राइव करके थाना ले जाया गया। और पुलिस ने बहुत हड़बड़ी में, हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक दबाव, सत्ता का प्रभाव, साधु यादव का नाम आना शुरू हुआ था, तो यह कह दिया गया कि यह आत्महत्या है। लेकिन जो परिजन थे, और देखिए गौतम के पिता आए उसके पहले अंत्येष्टि भी हो गई, लेकिन जो परिजन थे शिल्पी के, वह इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। और राजनीतिक शोरगुल शुरू हो गया। सुशील कुमार मोदी जैसे, राबड़ी देवी की सरकार थी, लाल साधु यादव का क्या प्रभाव था आप समझ ही सकते हैं।
तो हंगामा शुरू हुआ। तो फिर इस केस को आगे आने वाले महीनों में यह जांच जो है सितंबर 1999 में सीबीआई को सौंप दी गई और सीबीआई ने इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो सीबीआई ने पहले यह माना कि नहीं, यह मामला संदिग्ध है और डीएनए रिपोर्ट हासिल करने के लिए जो आंतरिक वस्त्र थे, अंतः वस्त्र थे और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसकी वैज्ञानिक जांच शुरू हुई, उसकी साइंटिफिक जांच शुरू हुई और सीबीआई ने जो शिल्पी के वेजाइनल स्वाब मिले थे और कपड़ों पर जो सीमेन मिले थे, उसे डीएनए टेस्ट के लिए हैदराबाद की लेबोरेटरी में भेजा, जहां से इस बात की पुष्टि हुई कि यह एक व्यक्ति के नहीं है, एक से अधिक व्यक्तियों के हैं। तो इसके दो अर्थ निकले कि एक से अधिक व्यक्तियों ने बलात्कार किया या फिर एक से अधिक व्यक्तियों के साथ शिल्पी का संबंध है। तो अब इस मामले ने और तूल पकड़ा। तो जितने संदिग्ध थे, जिसके बारे में आज प्रशांत किशोर इशारा कर रहे थे, सीबीआई ने फैसला किया। देखिए, आपको यह भी बताएं कि साधु यादव के अलावा एक और राजनीतिक शख्सियत का नाम उछला था, जो लालू राबड़ी की सरकार में भी मंत्री रहे और नीतीश की सरकार में भी मंत्री रहे, अभी जेडीयू में है। ठीक है ना, उनका भी नाम उछला था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो सीबीआई ने कहा, मतलब पॉलिटिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर, परिवार का प्रेशर, कि जितने संदिग्ध हैं और जितने जानने वाले हैं उनके ब्लड सैंपल्स लिए जाए, ताकि जो हैदराबाद से रिपोर्ट आई है उससे मिलान किया जा सके। तो बहुत सारे लोगों ने ब्लड सैंपल्स दे दिए, ठीक है ना, जितने जानने वाले थे, लेकिन साधु यादव ने नहीं दिया। अब देखिए, आम लोग यह जानते हैं कि साधु यादव ने देने से मना कर दिया, जांच चल ही रही थी, लेकिन साधु यादव ने देने से मना नहीं किया था। साधु यादव को किसी वकील ने समझा दिया और साधु यादव ने क्या अदालती कार्रवाई की, क्योंकि साधु यादव को इस बात का डर लग गया था कि हम अपना ब्लड सैंपल्स पहले दे दें तो कहीं ऐसा ना हो कि जांच एजेंसी जो पहले से उसके पास सैंपल्स हैं या जो सीमेन की रिपोर्ट है, वेजाइनल स्वाब की रिपोर्ट है, उससे इससे मैच करा दे। तो साधु यादव के वकील ने कोर्ट में जिरह की कि जो हैदराबाद से रिपोर्ट आई है, पहले उसे कोर्ट में जमा कर दिया जाए, फिर हम सैंपल देते हैं। तो यह बात कोर्ट की कार्यवाही में अटकी रही। बाद में सीबीआई ने कह दिया, सीबीआई ने सैंपल लिया ही नहीं और जांच बंद हो गई, क्लोजर रिपोर्ट कह के इसे सुसाइड कर दिया गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ या और भी अन्य कारण हुए, लेकिन यह कह दिया गया कि यह सुसाइड है। तो इससे उनके परिवार वाले नहीं सहमत हुए। एल्युमिनियम फॉस्फाइड की भी बात हुई, उससे सहमत नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कोई अपील भी नहीं की। शिल्पी के परिवार वालों ने या गौतम के परिवार वालों ने सीबीआई की जांच को चैलेंज करते हुए अपील भी नहीं की। तो हम यह कह सकते हैं कि आज 26 साल के बाद भी यह मामला जो है अनसुलझा है। ठीक है ना? ठीक है। लेकिन आप सवाल जो दूसरा करना चाह रहे हैं जी, कि राकेश कुमार उसमें थे नहीं थे? हाँ, राकेश कुमार, जिनका जो आज सम्राट चौधरी हैं और जिनके बारे में प्रशांत किशोर कह रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर कोई बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि गंभीरता के साथ कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम पेश भी करेंगे, लेकिन हमारी लाल डायरी कहती है। और आज जब प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर हमने कई लोगों से संपर्क भी किया, जो पुराने लोग हैं, जो इस मामले को आज भी जानते हैं कि राकेश कुमार का नाम आया था क्या, और ये वही राकेश कुमार है जो आज सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी का नाम राकेश कुमार रहा है, इसमें कहां शक है। तो हमारी लाल डायरी जो कहती है कि जिस राकेश कुमार की चर्चा हो रही है वह राकेश कुमार सम्राट चौधरी नहीं है। फिर से हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर यदि कोई डॉक्यूमेंट्स ला देते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होगा, जो हम लोगों की जानकारी में भी नहीं था। क्योंकि सर सीबीआई के भीतर भी आपके क्या सूत्र हैं, ये हम मान लेते हैं बहुत सारी जानकारियां हमें हो सकता है नहीं प्राप्त हुई हो, प्रशांत किशोर ने प्राप्त कर लियो, क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक राकेश थे
जो सीबीआई की जांच की जद में आए थे। तो क्या प्रशांत किशोर ने मान लिया कि यह वही राकेश है? तो मेरी लाल डायरी कहती है कि जो राकेश सीबीआई जांच की जद में आए थे शिल्पी गौतम कांड में, वह राकेश कुमार नहीं, राकेश मस्खरा थे। अच्छा। अब उसका नाम कहीं राकेश कुमार लिखा हो और फिर यह मान लिया गया, आज प्रशांत किशोर ने समझ लिया कि यह राकेश कुमार वही राकेश कुमार है। हाँ, तो दूसरी बात है, तो वह राकेश मस्खरा और राकेश मस्खरा का ब्लड सैंपल्स लिया गया था, यह बात भी सच है, लेकिन मिलान नहीं हुआ था। अब राकेश मस्खरा के बारे में और जान लीजिए। तब के जमाने में राकेश मस्खरा की हाजीपुर में आइसक्रीम फैक्ट्री थी। अच्छा। और वह गौतम के बेहद करीब दोस्त थे। हमारी जानकारी कहती है, हमारी लाल डायरी कहती है कि जिस सफेद मारुति कार में शिल्पी और गौतम दोनों मृत अवस्था में मिले और जिस अवस्था में मिले, वह शारीरिक संबंधों की पुष्टि भी कर रहा था कि मौत के पहले शारीरिक संबंध गाड़ी के भीतर ही बने हैं। तो वह गाड़ी भी राकेश मस्खरा की थी। अच्छा। वह गाड़ी भी राकेश मस्खरा की थी। तो आज इस बात को समझना होगा कि अब आगे आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर ने तो टाइम ही दिया, आजकल टाइमलाइन में काम करते हैं। हाँ, कि सम्राट चौधरी अपनी सफाई क्या पेश करते हैं और सम्राट चौधरी अपनी सफाई पेश नहीं करते हैं, तो प्रशांत किशोर क्या लेकर के आते हैं? क्योंकि राकेश मस्खरा का जिक्र मिलेगा। राकेश मस्खरा को राकेश कुमार भी कई लोग कहते थे, राकेश ही कहते थे, राकेश ही कहते थे, ठीक है ना। अब राकेश मस्खरा को राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी समझने की भूल तो नहीं की जा रही है। क्योंकि सर ये गाड़ी वाली जो बात आप बता रहे हैं, हाँ, तब तो एक इंपॉर्टेंट अभियुक्त है राकेश मस्खरा। नहीं, अभियुक्त नहीं। देखिए, अब जब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया, अब इस बात को भी समझिए। हाँ। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाया और सीबीआई ने कहा कि यह केस जो है वह सुसाइड का, जिससे कह रहे हैं साधु यादव की भाई लालू यादव के दबाव में। 2003 में किसकी सरकार थी, इस बात को भी समझना होगा। हाँ। किसकी सरकार थी केंद्र में, और तो अभियुक्त हम नहीं करें। अब देखिए, आज की तारीख में क्या हो, इतना बवाल हो जा रहा है। अभी आपने पिछले दिनों मृत्युंजय शर्मा जी, जो राइटर हैं, हाँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हाँ, उनका पॉडकास्ट किया था। जी। इसी तरीके से एक आदर्श पंडित है दिल्ली में। अच्छा। तो जैसे ही शिल्पी गौतम की चर्चा होती थी, ये लोग साधु यादव का नाम ले लेते थे। हाँ। और कई पॉडकास्ट में, कई इंटरव्यूज में लिए, कई किताबों में भी इसका जिक्र आया। हाँ। कि देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, इनका नाम आया था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये शामिल थे। हाँ। ये आरोपी बने थे, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई। हाँ। तो इन लोगों ने जो पॉडकास्ट में कहा कि नहीं ये थे ही थे, हाँ। तो अभी 2 महीना पहले साधु यादव ने जो लोग नाम ले रहे थे, उन सबों के नाम 5-5 करोड़ रुपए की मानहानि की नोटिस भेज दी थी। हाँ। और जिन जिन लोगों ने वीडियो चलाया था, उन्हें भी नोटिस भेज दी थी। हाँ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सभी लोगों ने, कई बड़े जो संस्थान हैं जो वीडियो कंटेंट जनरेट करते हैं, उन्होंने इससे रिलेटेड वीडियो डिलीट कर लिए थे। सही बात। तो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट लग गई, समझे ना। अब प्रशांत किशोर के दावे के बाद, अब देखिए, जब हम इस शिल्पी गौतम कांड की बात करते हैं, तो एक और घटना इसी दरमियान घटी थी, इसी इर्द गिर्द, ठीक है ना। और यह घटना थी दिल्ली की। दिल्ली के एक गैराज में, इसी के इर्द गिर्द घटना है, 1999 और हाँ 1999 की ही घटना है कि जी टीवी की प्रोड्यूसर थी मोनिका मल्लिक। अच्छा। जी टीवी की, हाँ, मोनिका मल्लिक। हाँ। उम्र थी 27 साल। हाँ। ठीक है ना, बहुत ही स्मार्ट। और उनके मित्र थे, सहयोगी थे राजीव रजा। अच्छा। इन दोनों की कार भी, मतलब ये दोनों भी एक कार में, मारुति स्टीम कार, वह भी मारुति स्टीम कार। अच्छा। दिल्ली में ठीक वैसे ही जैसे पटना में शिल्पी और गौतम की लाश गैराज के भीतर बंद मिली थी, ठीक ऐसे ही ये दोनों मोनिका मल्लिक और राजीव रजा दिल्ली में एक गैराज में बंद मृत पड़े थे। और किसमें? मारुति स्टीम कार में। तब इस पर भी बहुत बाबेला हुआ था और इसे भी पहले हत्या करार दिया गया, लेकिन बाद में यह कहा गया कि नहीं, यह कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घुटने के कारण,
कि इसकी थ्योरी यह है, जो साइंटिफिक थ्योरी है या जो लोग क्राइम इन्वेस्टिगेट करते हैं, कि आप गाड़ी के भीतर एसी चलते रहने दीजिए, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने की जगह नहीं बनती है, ठीक है ना, तब आपकी मौत दम घुटने से हो सकती है, तब आपकी मौत दम घुटने से हो सकती है। इसलिए आप यह देखते होंगे कि जब भी घर में एयर कंडीशनर्स लगते हैं तो एक हिस्सा घर के भीतर होता है जो आपको ठंडी हवा देता है, और दूसरा हिस्सा घर के बाहर लगा होता है, हाँ, जो बाहर कार्बन मोनोऑक्साइड फेंकता है। लेकिन जब गैराज बंद हो जाता है, फिर हम कह रहे हैं, हम इस बात की गवाही नहीं दे रहे हैं, हम इस बात का निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं कि शिल्पी गौतम की हत्या नहीं हुई थी, हम यह भी निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं कि शिल्पी गौतम की हत्या ही हुई थी, ठीक है ना, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घुटने से मौतें होती हैं। यह घटना मोनिका मल्लिक और राजीव रजा की जब लाशें मिली दिल्ली में, तब इसकी पुष्टि हुई थी। और ठीक इसी प्रकार की एक और मौत उत्तराखंड में हुई, अच्छा, ठीक है ना, वहां भी बंद गैराज में लड़के और लड़की की लाश मिली, और गाड़ी का एयर कंडीशनर ऑन। देखिए क्या होता है कि जब गाड़ी रनिंग अवस्था में नहीं होती है तो एयर कंडीशनर कैसे काम करता है, एयर कंडीशनर गाड़ी की बैटरी पर काम करता है, तो गाड़ी की बैटरी पर कितने घंटा एयर कंडीशनर चलेंगे, इंजन को आप ऑन रखते हैं। हम लोग भी कभी कभी जब बिहार में बिजली कम होती थी या बिजली बहुत कटती थी और गाड़ी एयर कंडीशन आ गई थी, मेरे पास भी सबसे पहली गाड़ी मारुति जेन ही आई थी लाल रंग की, ठीक है ना, मिथिला मोटर्स हुआ करता था, जिसे बाद में लोगों ने बंद करा दिया, भागना पड़ा। तो लोग कहते थे कि भाई गैराज, यदि गैराज खुली है तो खतरा नहीं है, लेकिन यदि गैराज बंद है, जहां से हवा कम निकलेगी या हवा अधिक जाएगी, वहां एयर कंडीशनर्स गाड़ी के भीतर चलती रही और उसमें आप बहुत देर तक रहे तो दम घुट सकता है, समझे। तो अब प्रशांत किशोर की बारी है और सम्राट चौधरी की बारी है कि प्रशांत किशोर ने चैलेंज कर दिया। अब यदि सम्राट चौधरी चैलेंज करते हैं, चैलेंज को स्वीकार लेते हैं और कहते हैं कि हाँ प्रशांत किशोर दिखा दें कि हाँ मेरा नाम, मैं कहीं संदिग्ध था, मुझसे कोई पूछताछ हुई थी, हमारा कोई ब्लड सैंपल्स लिया गया था, थे नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन हाँ अनुसंधान में भी मेरा नाम आया था। हम इसको भी मान लें कि सीबीआई के जो आईओ रहे होंगे, सीबीआई की जो जांच टीम थी, उसने राकेश कुमार, जिन्हें अब सम्राट चौधरी कहा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रशांत किशोर अपनी बातों पर सही साबित हो जाएंगे। लेकिन यदि राकेश मस्खरा ही हैं, जिनकी गाड़ी में ये मृत पाए गए थे, तब तो ये बात गड़बड़ हो जाएगी, तो अब गेंद जो है प्रशांत किशोर के पाले में है और गेंद जो है इनके पाले में, सम्राट चौधरी के पाले में है, और अभी चुनाव का मौसम है, तो इस मसले यह मामला बहुत तेज उछलेगा। इसलिए मुझे लगा कि आज इस पर विवेचना की जानी चाहिए और मुझे अपनी लाल डायरी के पन्ने को खोलना चाहिए। तो मेरी लाल डायरी तो नहीं कहती है कि उस जमाने में जो राकेश चर्चा में आए थे या जिनसे सीबीआई ने पूछताछ की थी या जिनका ब्लड सैंपल्स लिया गया था, ये वही राकेश कुमार हैं जो मौजूदा सम्राट चौधरी है। हमारी जानकारी में वह राकेश मस्खरा थे, गौतम के मित्र थे, उनकी आइसक्रीम की फैक्ट्री थी, उनकी ही मारुति कार थी जिसमें दोनों मृत मिले थे। तो ये हमारी खबर है। बहुत धन्यवाद सर, आपकी डायरी से इसी तरह हमें अलग अलग मौकों पर कई सारे पॉलिटिकल और क्राइम सीक्रेट्स जानने को मिलते रहते हैं। एक ऐसा मामला जो हत्या या सुसाइड आज भी सवाल बना हुआ है, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया। सुसाइड तो नहीं कर सकते, सुसाइड देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से यदि मौत हुई तो दम घुटने से मौत हुई। आप उसको मतलब क्रिमिनोलॉजी में चलेंगे, क्राइम साइंस में चलेंगे तो उसको कहते हैं अस्वाभाविक मौत। अच्छा, हम यह नहीं मानने को तैयार हैं कि दोनों ने सुसाइड की, दोनों ने सुसाइड की होती तो कम से कम कपड़े तो ठीक रहते ना, कम से कम कपड़े ठीक रहते ना। कपड़े क्यों खुले हुए थे, ब्रा खिंची हुई थी, पैंटी नीचे उतरी हुई थी, इसका भी पैंट खुला हुआ था, सेक्सुअल रिलेशन बना था, फिजिकल रिलेशन बना था, ठीक है ना। और जो हैदराबाद में जो टेस्टिंग हुई उससे यह बात पुष्ट हुई थी कि उस पर जो स्वाब मिले हैं वह और जो बाकी जो मिले हैं सीमेन मिले हैं उसमें कई लोगों के सीमेन और स्वाब हैं। इसका मतलब यह भी था कि कई लोगों से
उनके संबंध थे। अब यह संबंध ऐच्छिक थे कि या संबंध मतलब जबरिया थे, यह तो जांच का विषय, जो भेद आज तक नहीं खुला। तो चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। लाइव सिटीज पर आप बिहार से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देख रहे हैं। इसी तरह हमें फॉलो करते रहें, हमें देखते रहें, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।